This conference will now be recorded. जी मेरे भाई, आइटम 2018 में ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। The following information is available in respect of machines of Akmal Brothers. क्वेश्चन नंबर 11 है और पेज नंबर 47. The balance of cost and accumulated depreciation of machine as on 1st January 2017 were rupees 800,000 and 33300 respectively. A machine acquired on 1st January 2014 having net book value of rupees 31935 on 1st January 2017. ये चीजें इंपॉर्टेंट है और खास तौर पर ये जो इनकी डेट है, आपने एसेट खरीदा 1st जनवरी 2014 को और 1st जनवरी 2017 को उसकी बुक वैल्यू है 31935, was sold for rupees 34,000 on 30th April 2017. Cost of disposal incurred rupees 5,000, यानी एसेट को बेचने पर भी 5,000 रुपए का खर्चा आ गया। एसेट को बेचने पर भी 5,000 का खर्चा आ गया। इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, एसेट की खरीदने की डेट, एसेट के बेचने की डेट और जिस डेट की बुक वैल्यू गिवन है, ये तीनों डिफरेंट डेट है। फिर वो कहता है थर्ड पॉइंट पे, ऑन 1st जुलाई 2017 a machine having fair value 40,000 on that date was exchanged for a new machine. एक्सचेंज का केस बन रहा है। 1 जुलाई 2017 को एक मशीन जिसकी फेयर वैल्यू 40,000 है, वो नई मशीन के साथ एक्सचेंज हो रही है। The balance of the purchase price was paid rupees 80,000. आपने अपना एसेट भी दे रहे हो और उसको 80,000 रुपया भी दे रहे हो। The list price of the new machine is rupees 130,000. उस मशीन की लिस्ट प्राइस 1,30,000। The old machine acquired at a cost of rupees 65,000 on 1st October 2015 और मेथड है 15% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इस सवाल को करने से पहले हम पहले थर्ड केस डिस्कस करेंगे। गॉट इट? थर्ड केस में वो कहता है कि आपने एक मशीन एक्सचेंज की है और जो मशीन हम दे रहे हैं वो 65,000 की है। कोई भी काम करने से पहले ये जस्ट वर्किंग ही है। हम न्यू मशीन को डेबिट करेंगे, accumulated depreciation of old machine भी डेबिट करेंगे, ओल्ड मशीन को 65,000 से क्रेडिट करेंगे क्योंकि उसकी कॉस्ट 65,000 है, और जो हम चेक दे रहे हैं बैंक को क्रेडिट करेंगे 80,000 से। आपने मुझे ये बताना है कि मैं यहां पर न्यू मशीन की जगह कौन सी अमाउंट लिखूं। ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। कुछ भी इंफॉर्मेशन क्लियर गिवन नहीं है कि फेयर वैल्यू इज रिलायबल है या नहीं है, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है। हमें लिस्ट प्राइस भी गिवन है नए एसेट की, पुराने एसेट की फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश भी गिवन है और बुक वैल्यू प्लस माइनस कैश भी हम कर सकते हैं। मतलब अवेलेबल ऑप्शन अगर मैं बताऊं, अवेलेबल ऑप्शन लिस्ट प्राइस गिवन है न्यू एसेट की,
ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश या चेक जो गिवन है बैंक लिख सकते हैं, और बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश। ये तीन इंफॉर्मेशन आपको गिवन है और ये तीनों हम डिफरेंट सिचुएशन में लेते होते हैं। मैं सिचुएशन का जिक्र कर देता हूं। पहले सिचुएशन कब लेते हैं? जब वो कहे कि देयर इज अ कमर्शियल सब्सटेंस, मतलब लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस ना हो, या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह की गिवन हो तो हम लिस्ट प्राइस ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इज मोर रिलायबल या फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट इज मोर रिलायबल, तो तब हम ये सिचुएशन लेते हैं। और लास्ट सिचुएशन कब लेते हैं? कि फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट इज नॉट रिलायबल। गॉट इट? बट हम इसमें क्या लें? हमें कौन सी चीज ज्यादा सूटेबल लग रही है? और फिर मैं बताऊंगा कि ICAP ने क्या लिया। आप मुझे बताएं इस, क्योंकि बाद में हम assumption लिख लेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर फेयर वैल्यू लिख लेते हैं, वैल्यूज भी लिख लेते हैं। ये है 1,30,000, ये है 40,000 प्लस 80,000, ये बन गया 1,20,000। मुझे बुक वैल्यू को फाइंड करके दे दे, फार्मूला लगा के, कोई बुक वैल्यू फाइंड करके दे दे। 65,000 है ना 1 अक्टूबर 2015 को, 1 अक्टूबर 2015 को बुक वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। कॉस्ट इंटू 1 माइनस RT, 1 माइनस R की पावर T, 1 माइनस RT। कॉस्ट है 65,000, 1 माइनस रेट है जनाब 15%, 3/12, ये 2015 हो गया। 1 माइनस 0.15 की पावर 2017 में हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो 2016 सिर्फ 1 साल। और ये फार्मूला अगर किसी को ना समझ लगे तो वो पूछ सकता है। बुक वैल्यू फाइंड करने का ये फार्मूला है, या आप डायरेक्ट ईयर बाय ईयर डेप्रिशिएट कर लो या फार्मूला लगा लो। जल्दी से कोई इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करे और बुक वैल्यू बताए। 49190 49190। देखिए क्या सबका यही है 49190। चलें जनाब। सर वो चैट भी इनेबल कर दे, मजा नहीं आ रहा पढ़ने का। और आप लोग ना फजूल गुफ्तगू करना शुरू कर देते हो, ठीक है ना? सिर्फ आप स्टडी से रिलेटेड चैट किया करो। 49190 प्लस 80,000, ये कितनी अमाउंट आ गई जनाब? 80,000 को प्लस करें 49190, 129,190। अब हमारे पास 3 सिचुएशंस हैं। पहले आप बताएं इनमें से, क्योंकि सब कुछ साइलेंट था और ये हम 3 चीजें एक डिफरेंट सिचुएशन में लेते होते हैं, आपके लिए कौन सी सूटेबल है? लिस्ट प्राइस लोगे, 120,000 फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश लोगे, या बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश लोगे? जी जनाब, अपने अपने सारे व्यूज दो। तकरीबन सारे ही लोग सेकंड ऑप्शन के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, और मेरी भी पर्सनल ओपिनियन यही है कि सेकंड ऑप्शन इज बेस्ट।
बट आई कैप ने अपने सोल्यूशन में ये थर्ड ऑप्शन ली हुई है, ठीक है। आई कैप ने जो सोल्यूशन दिया हुआ है उस सोल्यूशन के अंदर उसने थर्ड ऑप्शन अडॉप्ट की हुई है। तो मैं कहता हूं कि ये कंपलसरी नहीं है, आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन ले लोगे बट नीचे नोट दोगे। तो जनाब आप हर बंदा इस क्वेश्चन के ऊपर लिखें जल्दी से, लिखें जरा। an ICAP solution, an ICAP solution, book value of old asset plus cash taken, book value plus cash taken, but we considered fair value of old asset plus cash, but we considered fair value of old asset plus cash। ये ना हो ना क्योंकि जब आप ICAP का सोल्यूशन देखो तो आप परेशान हो जाओ, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं होगी, ठीक है। दोनों ही ठीक है, अब 130,000 भी ले सकते थे, बट ज्यादा बेहतर यही है कि हम फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट को ले लेते हैं और हम यहां पर नीचे नोट देंगे, अपने क्वेश्चन के नीचे नोट देंगे, वी अज्यूम फेयर वैल्यू ऑफ machine given up is more reliable। ये हम अपने क्वेश्चन के नीचे जब सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा उसके नीचे ये नोट देंगे कि वी अज्यूम्ड फेयर वैल्यू ऑफ मशीन गिवन अप इज मोर रिलायबल। गॉट इट। बाकी एक छोटी सी बात है, नया एसेट जो पुराना एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का क्या करना है। मैं उसकी जर्नल एंट्री भी पास करवाऊंगा आपको, बट पेपर में सिर्फ वही करना है जो उसने पूछा हुआ है। मैं सारा कुछ इसलिए करवाता होता हूँ ताकि पेपर में जो भी आ जाए हमें उस चीज का आइडिया हो। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द बैलेंस ऑफ कॉस्ट का बैलेंस गिवन है। स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर आपने बुक वैल्यू क्यों फाइंड किया। देखिए एक्सचेंज के केस में अगर आपको याद होगा, एक्सचेंज के केस में हमें बुक वैल्यू प्लस माइनस कैश की भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये तो सिर्फ मैंने लिखा है, पेपर में आपने कोई एक चीज को अडॉप्ट करना है, बस उसी को डायरेक्ट लिख देना है, किसी एक चीज को। सारा कुछ ऐसे जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे नहीं करना, क्योंकि मैंने तो समझाने के लिए करवा रहा हूं। सॉल्यूशन मैं अभी करने लगा हूं जनाब। आपके पास अकमल ब्रदर्स हैं तो यहां पर आप लिख देंगे अकमल ब्रदर्स। सबसे पहले कॉस्ट का अकाउंट बनाएंगे। वन 17 ब्रॉडाउन 800,000। और इस सवाल के अंदर हमने दो एसेट बेचे हैं और एक एसेट लिया है। पहला एसेट जो हमने बेचा है दैट इज 30th अप्रैल 2017 डिस्पोजल। उसकी कॉस्ट हमें नहीं गिवन, हम फाइंड कर लेंगे। फिर दूसरा एसेट 1 जुलाई को एक्सचेंज, कौन सी हमने वैल्यू टेक ओवर की है 1,20,000। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। और सेम डेट को हमारा डिस्पोजल भी हुआ, और डिस्पोजल की कॉस्ट है 65,000। जी मेरे भाई, अब जरा जल्दी से ये क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड पॉइंट की मुझे कॉस्ट फाइंड करके दे। उसने बुक वैल्यू दे दिया हमें,
हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। जल्दी से हर स्टूडेंट अपने कैलकुलेटर उठाए और उसकी मुझे कॉस्ट फाइंड करके दे। मेथड WDV है, ये याद रखो। दो मिनट लगाएं। जी मेरे भाई, सर 52,000। सोच समझ कर 52,001। बाकी लोगों का भी आंसर आने दें। जी 52,000। बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक आंसर नहीं कर रहे। वलीद भाई, आपका क्या आंसर आ रहा है? कुछ लोग 52,001 रुपीज निकाल रहे हैं, तो बेहतर है 52,000 ही फिर करें ताकि खूबसूरत अमाउंट आए। अगर 2-4 रुपए ऊपर नीचे आ जाए तो उसकी खैर है। जी जनाब, 52,000 है ऑलमोस्ट सबका। चले लेट्स सी, चेक करते हैं। हमारे पास फार्मूला है बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू। हम 1 माइनस RT सिर्फ तब लगाते हैं जब खरीदने वाले साल का पार्शियल टाइम हो। तो खरीदने वाले साल का पार्शियल टाइम नहीं है तो 1 माइनस RT नहीं लगेगा, डायरेक्ट 1 माइनस R की पावर T लगेगा। फिर लास्ट में भी एक पार्शियल टाइम का फैक्टर लगाते होते हैं, बट इस क्वेश्चन के अंदर बुक वैल्यू गिवन ही साल के शुरू की है। मतलब जो टाइम काउंट हो रहा है ना, वो फर्स्ट जनवरी 2014 से 1 जनवरी 2017 तक का टाइम है। मतलब 2014 का एक साल है, 15 का और 16 का, तो 3 साल पूरे हैं। तो बुक वैल्यू हमारे पास थी जनाब 31935 इंटू 1 माइनस 0.15 की पावर 3। सॉरी, ये कॉस्ट फाइंड करनी थी, बुक वैल्यू यहां पर लिखनी थी। तो ये फैक्टर उधर डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 52,000 आ जाता। तो यहां पर हम लिख देंगे 52,000। गॉट इट? लो जनाब, हमारे पास कॉस्ट का लेजर कंप्लीट हो गया जो पेपर में 3 नंबर का था। क्लोज कर देते हैं इसको। स्टूडेंट का मैसेज मिला है कि सर लास्ट वाला फैक्टर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बुक वैल्यू आपको पार्शियल टाइम की नहीं गिवन। बुक वैल्यू आपको उसने गिवन कर दी है 1 जनवरी 17 की, तो आखिरी साल भी कंप्लीट है, पार्शियल टाइम नहीं है। 920,000 920,000। आप मुझे कैरी डाउन बता दीजिएगा। कैरी डाउन कितना आ गया? $803,000। डन होगी बात। फिर उसके बाद चलते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर पे। 1117 ब्रॉडन हमारे पास आ गया 333,000। हमें पता है कि यहाँ पर हमने एक डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर लिखनी है
दो डिस्पोजल हैं तो दोनों की डिस्पोजल की वैल्यू लिखनी है। एक डिस्पोजल है 30 अप्रैल का, और एक डिस्पोजल है 1/7/17 का। डन होगी बात। और ये काम हमने वर्किंग से करके आने हैं सारे। हमारे पास सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन की वर्किंग करते हैं। हमें चाहिए 1/1/17 से स्टार्ट करेंगे। ड्रॉ डाउन की बुक वैल्यू में से दो डिस्पोजल हैं, उन दोनों की बुक वैल्यू माइनस करनी। ड्रॉ डाउन की भी बुक वैल्यू बताएं, और दो डिस्पोजल हैं, उन दोनों की डिस्पोजल की हमें बुक वैल्यू चाहिए। तो पहले तो ड्रॉ डाउन की बुक वैल्यू बताएं जनाब। वैसे आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, मैं चाहता हूं कि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड करके बता दें। फोर जी, सिक्स 800,000 467,000 पता है ना, ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू फाइंड करने का ये अमाउंट, इसमें से ये अमाउंट माइनस करनी, तो हमारे पास ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू आ जाएगी। डन। फिर उसके बाद माइनस कर देते हैं। एक एसेट की तो बुक वैल्यू हमें गिवन है 1/1/17 की, एक एसेट उसकी बुक वैल्यू हमें गिवन है ये, और हमें चाहिए भी 1/1/17 की, तो इसकी तो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। 31935 माइनस जो एक्सचेंज किया है ना उसकी बुक वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। कॉस्ट इंटू 1 माइनस आर टी इंटू 1 माइनस आर की पावर टी। कॉस्ट है उसकी 65,000, 1 माइनस 0.15 टी था 3/12 क्योंकि 1 अक्टूबर को खरीदा था। 1 माइनस 0.15 की पावर 2015 में खरीदा था, 16 का साल। 65,000 इंटू 1 माइनस 0.15 3/12 इंटू 1 माइनस 0.15 की पावर 1। जल्दी से बताएं इसकी बुक वैल्यू क्या आ गई? फाइव थ्री वन 53178। कोई आप में से शख्स बता सकता है कि इस पे लास्ट पार्शियल फैक्टर क्यों नहीं लगाया, हालांकि सवाल के अंदर गिवन है। इस फार्मूले के अंदर लास्ट पार्शियल फैक्टर क्यों नहीं लगाया, हालांकि सवाल के अंदर तो 1 जुलाई है। कोई शख्स बता सकता है ये बात? सर हम 1/1/17 की डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, तो मतलब पूरे साल की निकाल रहे हैं, तो आगे नेक्स्ट जो होगा तो वो अलहदा निकालेंगे। जो के टाइम की बुक वैल्यू हमें चाहिए 1/1/17 के साल के टाइम की बुक वैल्यू, ठीक है। इस वजह से जी जनाब इनको माइनस करके मल्टीप्लाइड बाय 15%। फिर दो डिस्पोजल है, पहले उनको ले लें। 57283। फिर हमारे पास अगली डेट आ गई जनाब 30 अप्रैल 17। 31935 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 4/12। 30 अप्रैल है ना जी जनाब, इसकी डेप्शन भी बता दें। 31935 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 4/12 1596।
फिर हमारे पास 30 अप्रैल के बाद 1717 सेकंड डिस्पोजल है 53178 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 3988 और सेम डेट को एडिशन भी है 120,000 multiplied by 15% multiplied by 6/12 कितनी अमाउंट आ गई जनाब? 9,000। हाँ जी, टोटल आ जाता है जनाब 71। टोटल करके बताए। 71868। 71868 ये हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आई है। और याद रखें WDV के अंदर अगर डेप्रिसिएशन आ जाए तो बाकी सारे काम साथ फाइंड हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे वर्किंग का, जो भी वर्किंग होगी 71868 और साथ हम फाइंड कर लेते हैं डिस्पोजल की बुक वैल्यू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। याद रखें इस एसेट की अगर मैं बात करूं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, इसकी कॉस्ट फाइंड हुई थी 52,000 माइनस 31935। कितना आंसर आ रहा है जरा इन दोनों को माइनस करें। 52,000 माइनस 31935 20065 प्लस 1596। ये हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी 52,000 माइनस 31935। जो आंसर आएगा उसमें हम 1596 ऐड कर देंगे। ये आईडी बात पता चली कि क्यों मैं प्लस कर रहा हूं, क्योंकि साल से शुरू तक उसकी हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिली और इस साल की जो डेप्रिसिएशन है वो भी उसी एसेट की है। गॉट इट। और जो दूसरा एसेट है उसकी तो डिस्पोजल वैल्यू हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं। यहां पर अगर आप देखें ये उसकी कॉस्ट है, ये उसकी बुक वैल्यू है एंड वाली। तो यहां से बता दें, या अगर आप बस नहीं जाना चाहते यहां से देख लें। यहां पर ही मैं कर देता हूं इसको। इसकी कॉस्ट है 65,000 माइनस 53178। कितना आंसर आ रहा है? 65,000 माइनस 53178 11822 प्लस 3988। तो जनाब इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाए 15810 15810। डन। हमारा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर कंप्लीट हो गया। गॉट इट। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका टोटल करें जरा। 33,000 प्लस 71868 टोटल कितना आ रहा है? 404808। 808 या 868? जी सर 868। 404
868, तो कैरी डाउन हमारे पास कितना आ गया 367,397। हाँ जी जनाब, ये था हमारा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर। उसके बाद चलते हैं, दो डिस्पोजल के लेजर बनाते हैं। जल्दी से डिस्पोजल के लेजर तक आए। जी पहुंच आए हो? हाँ जी जनाब। सबसे पहले तो उसकी कॉस्ट लिखते हैं 52,000, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं 21,661। बेचा कितने का 34,000 का, और उसके ऊपर जो डिस्पोजल की कॉस्ट आई है 5,000, वो भी हम लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमें जब डिस्पोजल की कॉस्ट आएगी तो हमारा कैश क्रेडिट होगा। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। और या इसका एक तरीका ये भी था कि आप जितने पैसे हमारे पास आए और उसमें से 5,000 माइनस करके भी लिख सकते हो। मतलब जितने पैसे एसेट बेच के आए और उसके बेचने पे जितना खर्चा हुआ वो हम माइनस करके भी लिख सकते हैं। बात क्लियर हुई कि जब कभी क्वेश्चन के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल गिवन हो तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप अलग से लिख दें उसको या फिर नेट करके लिख दें, एक ही बात है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको क्लोज कर लें 57,000, जो डिफरेंस आएगा दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1339। लॉस ही आ रहा है ना 1339। अब जल्दी से, कल मैंने आपको सिखाया था कि एक्सचेंज में डिस्पोजल का लेजर कैसे बनाते हैं, वो जल्दी से आप बना लें। एक्सचेंज के केस का जल्दी से ये आपने बनाना है, 1 मिनट लगाएं, फिर उसके बाद मैं बनवाऊं। जी जनाब। हाँ जी, जब बन जाए तो बताना गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है। गेन है या लॉस है? लॉस। सर लॉस कितना आ रहा लॉस है है? कितना? सर 9190। 9190 का कुछ स्टूडेंट्स का लॉस आ रहा है।
जी जनाब, देखते हैं फिर। जो एसेट एक्सचेंज किया है वो 65,000 का था, उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आई थी 15,810। उसके बदले जो न्यू एसेट आया था, जो न्यू मशीन थी, वो हमने लिखी थी 1,20,000, और साथ उसके बदले हमने जो चेक दिया था वो था 80,000। गॉट इट। अब इसको क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 145,000,000, 145,000,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9190। जी जनाब, बात क्लियर हुई। अब सिर्फ आपके मजीद मैं 2 मिनट लूंगा इसकी जर्नल एंट्री पास करवाने के लिए, क्योंकि जनरल एंट्रीज आप लाजमी पास किया करें। सवाल अगर आप सबको याद हो गया है तो मैं डायरेक्ट जनरल एंट्री पास करने लगा हूं। ये जनरल एंट्री क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, याद रखें। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 3 नंबर का कॉस्ट का लेजर था, 5 नंबर का अक्यूमुलेटेड डेफिसिट का लेजर था, और 2-2 नंबर के हमारे गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल वाले लेजर थे। हाँ जी, ये सवाल के अंदर 30 अप्रैल को एक एंट्री पास होनी है। अप्रैल को एक एंट्री पास होनी है, कैश डेबिट 34,000, accumulated depreciation, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मशीन। ये एंट्री पास होगी, और साथ एक और एंट्री पास हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल डेबिट टू कैश। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल डेबिट टू कैश, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 5,000 की भी एंट्री पास होगी। तो ये जो पहला डिस्पोजल है ये उसकी एंट्रीज पास होगी, कैश डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और मशीन क्रेडिट। डिस्पोजल की एंट्रीज आपको अब याद हो जानी चाहिए वैसे तो। फिर 1717 को एक्सचेंज हुआ, न्यू मशीन डेबिट 120,000 से, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट क्या वैल्यू आई थी उसकी 15,810, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9190, ओल्ड मशीन 65,000, बैंक 80,000। ये होगी एक्सचेंज की एंट्री। गॉट इट। एंड लास्ट वन इज डेप्रिसिएशन टू accumulated depreciation। कितनी अमाउंट है डेप्रिसिएशन की, कितनी अमाउंट थी? 71,868। हाँ जी जनाब, क्वेश्चन में बताएं कि अब मैं वैसे जूम आउट भी कर रहा हूं, इसका एक दफा पूरा सॉल्यूशन आप देख लीजिए। पहले यहां तक देखिए, यहां तक हम देखें।
एक स्टूडेंट का मैसेज है कि सर एडिशन की एंट्री नहीं आ गई। एडिशन इन केस ऑफ एक्सचेंज हुआ था मेरे भाई, तो एक्सचेंज की एंट्री जब हमने पास की तो न्यू मशीन डेबिट की तो है, जो हमने नई मशीन डेबिट की है वो एडिशन ही तो था। और फिर अगर आपने जर्नल एंट्रीज देखनी है तो वो ये हैं। बात क्लियर हुई? तो जनाब फुल ईमानदारी के साथ आपने सबसे पहले तो यही क्वेश्चन दोबारा करना है, राइट, बगैर कोई सॉल्यूशन देखे ये क्वेश्चन आपने दोबारा करना है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है और आप क्योंकि कुछ लोगों के पास पुरानी असाइनमेंट है और ये है आइटम 2018 का क्वेश्चन। साथ आपने एक और सवाल भी करना है लाजमी, कल वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। वो क्वेश्चन है जनाब क्वेश्चन नंबर 15, स्टार ट्रेडर। नहीं माजरत, ये अभी नहीं करना, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सवाल है, ये आपने अभी नहीं करना, माजरत। आपने क्वेश्चन करना है ये क्वेश्चन नंबर 17, कामरान एंटरप्राइज का, और ये है आइटम 2016 का सवाल। तो आपने कल दो सवाल करने हैं, एक क्वेश्चन नंबर 11 दोबारा करना है और एक क्वेश्चन नंबर 17 आपने करना है, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह इस सवाल के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ कल मिलेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट भी है, मैं चाहता हूँ एक दफा पहले करो फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा ये, तो वो सवाल भी हल हो जाएगा हमारा और वो कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।